आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की बात करेंगे। इसकी बात में हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पे ऑलरेडी एक शानदार लेक्चर है, लेकिन आज हम बात करेंगे कश्मीर के मूल निवासी कौन है। ये सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए लेक्चर है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कश्मीर का इतिहास काफी शानदार रहा है ना। कश्मीर अभी तो काफी ज्यादा अनस्टेबल है, लेकिन ऐसा पहले था नहीं। लोगों को जब सुकून पाना होता था ना, जब स्पिरिचुअल होना होता था, जब खोजना होता था अंदर की अपने आप को जब अवेयर करना होता था, है ना, सुपर ह्यूमन बनना होता था, तब लोग कश्मीर जाते थे। ऐसा कहते थे भाई यहीं से तो जन्नत की सीढ़ी शुरू होती है, पूरा हिमालयन रेंज में आता है। तो हम बात करेंगे दोस्तों कश्मीर, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की। ठीक है ना। बड़ी इंपॉर्टेंट थी भाई यहां पे शाह मीर डायनेस्टी। 14th सेंचुरी के बाद यहां पे इस्लाम आया, प्रॉपर इस्लाम आया। इससे पहले हिंदुइज्म था, बुद्धिज्म था यहाँ पे। ज्यादातर कश्मीर, ज्यादातर क्या, सभी देखिए, अब इस्लाम का तो होता है 7th सेंचुरी में हुआ, भारत में 12th सेंचुरी में आया, तब तक तो सब हिंदू ही थे। हिंदू से कन्वर्टेड है यहाँ पे ज्यादातर। भाई रिसर्च ये बताती हैं कि एससी, मतलब जो लोग जो काफी जो शूद्र थे, मतलब जो लोएस्ट कास्ट के थे, वो इतना ज्यादा परेशान थे वर्ण प्रथा से, उनके ऊपर इतना अत्याचार होता था कि उन्होंने इस्लाम को अपनाया। क्यों अपनाया? क्योंकि वो इन अत्याचारों से, ये रिसर्च, ये हिस्टोरियंस का मानना है। बट एनीवे हम उसमें नहीं जाते। फिलहाल हम बात करते हैं कि आखिर कश्मीर है किसका, हिंदुओं का कि मुस्लिमों का। कश्मीर सबका है वैसे, ना हिंदुओं का है ना मुस्लिमों का है, लेकिन हु आर द रियल नेटिव्स। तो चलिए बात करते हैं। ये है जम्मू एंड कश्मीर। अब तो 370 हट गया है, 35 से हट गया है। 5 अगस्त 2019 को एब्रोगेट किया, मेरे ख्याल में बहुत अच्छा डिसीजन था। तो अब एक जम्मू एंड कश्मीर, एक ये एक अलग यूनियन टेरिटरी हो गया है, और लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी हो गया है। और तब से एक के बाद एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों के लिए ही जबरदस्त डिसीजन लिए जा रहे हैं। तो वही है कि इसमें आपके कश्मीर, ये घाटी है कश्मीर वैली, यहीं पे आपको वैष्णो देवी टेम्पल मिलेगा जम्मू में। लद्दाख ये पूरा का पूरा एरिया, सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट। कश्मीर ये इधर वाला कश्मीर वैसे बहुत बड़ा है। आधा कश्मीर पाकिस्तान है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, हम इसमें थोड़ी बात करेंगे। वैसे अगर 1846 के बाद की अगर बात आपको करनी है, तो मेरा वह हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पे लेक्चर है सेपरेट, तो आप देख लीजिएगा, वहां में मैंने बहुत अच्छे से समझाया। वो 1 घंटे का तकरीबन लेक्चर है। तो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, हालांकि जब हम चाहें तब उसको ले सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो शुरुआत में यहाँ 5,000 साल पहले से ही हो जाती है। लोग आए यहाँ पे, सेटल हुए, लोगों ने खेती करनी सीखी। बड़ी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। ठीक है, बुरजोहम में काफी इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स मिली हैं। तो फर्स्ट फेज जो है कश्मीर का लगभग लगभग 5,000 साल पहले शुरू होता है। 2900 BC ये पहला फेज कश्मीर का जो है वो शुरू होता है। और यहाँ पे काफी लोग आके सेटल होना शुरू हुए, सेंट्रल एशिया से लोग आए। इसी दौरान 3300 BC में इंडस वैली सिविलाइजेशन आई। उसके बाद फिर सेकेंड फेज लगभग अगेन 1700 BC, यानी कि वही 3,500 साल पहले। तो उसके बाद फिर ये सेकेंड फेज, यहाँ पे घर बनाए गए। और उसके बाद वैदिक पीरियड की बात करें, देखिए भारत में क्या है कि भारत में सबसे पहले आप थोड़ी क्रोनोलॉजी समझिएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन आई, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, 3300 BC से 1900 BC तक। यार इतनी गंदी राइटिंग कौन ही समझ पाएगा, रुको मैं अच्छी राइटिंग लिखने की कोशिश करता हूँ। फिर आया मतलब 3300 से 1900 तक, हाँ अब ठीक है। फिर आया हमारा वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड लगभग 1400 से 600 तक चला। ये 1400 से 1000 को अर्ली वैदिक पीरियड कहते हैं, और 1000 के बाद ये लेटर वैदिक पीरियड। अब ये लेटर वैदिक पीरियड में बड़ी दिक्कतें हुई, वेदों की रचना हुई, क्योंकि तब वर्ण सिस्टम आ गया। तो यहाँ पे वैदिक ट्राइब्स रहते थे। उत्तर कुरूज, ये दे सेटल्ड इन, ट्राइब्स जो हैं दे सेटल्ड इन कश्मीर। देन महाजनपद आए। अब राजा पोरस, पोरस जिन्होंने अलेक्जेंडर की वाट लगा दी थी, अलेक्जेंडर पूरी दुनिया जीत के आया था, लेकिन जब राजा पोरस से यहां पे भिड़ा तो उसकी बैंड बज गई। हालांकि इसमें अलेक्जेंडर की जीत हुई। तो मतलब जीत क्या, बड़ी मुश्किल से वो जीता, ड्रॉ ही रहा एक तरीके से, लेकिन पलड़ा अलेक्जेंडर का भारी रहा। तो बैटल ऑफ हाइडस पास यहां पे लड़ी गई, और इसका मैंने लेक्चर भी लिया है। पोरस के बाद यहां पे मौर्यन एम्पायर आता है। ठीक है, मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, इन्होंने कश्मीर को अपने कब्जे में लिया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मौर्यन एम्पायर था।
बुद्धिज्म यहां पे इंट्रोड्यूस हुआ। क्यों बुद्धिज्म यहां पे इंट्रोड्यूस हुआ? क्योंकि सम्राट अशोक ने बुद्धिज्म को अपना लिया था और सम्राट अशोक ने बोला था कि अब जो है धम्म महामंत्रास, हम बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करेंगे, पूरी दुनिया में बुद्धिज्म फैला। जहां जहां पे भी बुद्धिज्म आप देखते हैं वो अशोक की वजह से गया, कनिष्क की वजह से गया। ठीक है, तो सम्राट अशोक ने बुद्धिज्म को फैलाया और कश्मीर में भी बुद्धिज्म फैला। बुद्धिज्म फैलेगा तो भाई विहार आएंगे, चैत्य आएंगे, ये सब यहां पे बनाए गए जहां पे मॉन्क्स जो हैं वो जाएं और बुद्धिज्म प्रैक्टिस कर सकें। बुद्धिज्म चाइना में, चाइना तो आज भी बुद्धिज्म, पूरा चाइना जापान हर जगह बुद्धिज्म जो है वो फॉलो किया जाता है, राइट। बहुत सारे स्तूपास जो हैं, अरे यार सॉरी, बहुत सारे स्तूप जो हैं वो बनाए गए। देन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स, किंग कनिष्क। किंग कनिष्क 127, आज से 1900 साल पहले, 151 कॉमन एरा, इनकी भी बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है। कुषाण डायनेस्टी जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे, उन्होंने कश्मीर को जीता और नया शहर, इसको कनिष्कपुर बोला गया, नया शहर। कल्हान ने जो राज तरंगिनी लिखी है उसमें कश्मीर के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। हालांकि हिस्टोरियोग्राफी पे फिलहाल हम इतना नहीं जाते, अभी मैं बता दूंगा आपको, थोड़ा सा एक ग्लिम्स दे दूंगा। तो कनिष्कपुर, ये कश्मीर, अब यहां से देखिए कनिष्कपुर इसको बोला जाता है। और मजे की बात यह है कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल भी भाई यही हुई थी। तालियां बजाओ, तालियां बजाओ। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी ना, ठीक है। जैनिज्म में 2 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल। पहली, चलो मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला, चलो अच्छा बता ही देता हूं, ठीक है। सबसे पहले तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, आपको याद रखनी है, राजगृह में, बिहार के राजगृह में आजाद शत्रु ने की थी, ठीक है। दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वैशाली में, काला अशोक की रेंज में, सॉरी काला अशोक, ठीक है। तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी पाटलिपुत्र में, अशोक। और आखिरी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कुंडलवन कश्मीर में है, और किंग कनिष्क। यहां पे ही बुद्धिज्म बढ़ गया महायान और हीनयान में, है ना। ब्राह्मणिज्म दोस्तों जिसमें भी जाता है उसको अपनी ही तरह बना देता है। तो बुद्धिज्म में भी ब्राह्मणिज्म की झलक हमको देखने को मिली और ये एक तरीके से बाद में बुद्धिज्म का डिक्लाइन भी बना, एनीवे डिक्लाइन का कारण भी बना। तो किंग कनिष्क ने बुद्धिज्म यहां पे स्टैब्लिश हुआ, ढेर सारे बुद्धिस्ट आए, बहुत सारे बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज जो है, मिशनरीज जो है यहां पे डेवलप हुई। आप समझिए कि अब तिब्बत और चाइना से भी लोग यहां पे आते थे बुद्धिज्म के लिए। चारों दिशाओं से यहां पे जो कश्मीर में है वो लोग आने लगे, ठीक है ना। स्कॉलर्स आने लगे, सेलिब्रेटेड स्कॉलर्स, अश्वाघोषा हो गए, आपके वासुमित्र हो गए, नागा अर्जुन हो गए, ये सब यहां पे आते। बुद्धिज्म और हिंदुइज्म की लर्निंग सीट बना। मैंने बताया ना, जो भी सीख रहे आ जाओ आ जाओ, तिब्बत चाइना से हर जगह से। 5th सेंचुरी आते आते, आज से 1500 साल पहले बुद्धिज्म, कश्मीर जो है आज का न्यूयॉर्क बन गया, लोग यहां पे सीखने आते थे। क्या बात है। कुमार विजय जो कि बहुत बड़े कश्मीरी स्कॉलर्स में से एक हुए हैं, वो चाइना गए थे यही कश्मीर से, और उन्होंने ही उस समय के चाइनीज एम्परर याओ जिंग को इन्फ्लुएंस किया था। बहुत सारे संस्कृत वर्क्स आपको चाइनीज में मिलते हैं चांगान मोनेस्ट्री में। अब इसी दौरान ट्राइब्स भी आई, हुन्स, तोरामाना, हिंदू कुश माउंटेन को पार किया इन्होंने, और 6th सेंचुरी आते आते कश्मीर को इन्होंने जीता। कुछ समय तक हुनों का राज चला। मेहरकुल ने पूरी मिलिट्री कैंपेन नॉर्थ इंडिया में की थी ना भाई, गुप्तास कितना परेशान थे हुनों के कैंपेन से, तो कश्मीर में ही इन्होंने जीत के यहां पे अपना डेरा बसाया था। यह चीज है। उसके बाद मिहिरकुल को हराया, गया और उसके बाद तख्ता पलट हुआ। 7th सेंचुरी आते आते काफी डेवलपमेंट्स हुए। कश्मीरी हिंदुइज्म, जो कश्मीरी पंडित हम बोलते हैं, अब यहां पे आए। अब यहां पे बहुत सारे पोएट्स, फिलोसफर्स, आर्टिस्ट जो हैं, संस्कृत लिटरेचर जो हैं, वो कश्मीर में फैलना शुरू हुआ। भक्ति मूवमेंट का अब रंग यहां पे भी दिखेगा, हालांकि भक्ति मूवमेंट साउथ से शुरू हुआ था। इसमें वासुगुप्त जो हैं, जिन्होंने शिव सूत्र यहीं पे ही लिखी, शैव सिस्टम जिसको कश्मीर शैविज्म बोला जाता है, वो इन्होंने स्टैब्लिश किया। कश्मीर शैविज्म को कॉमन लोगों ने अडॉप्ट किया, सबने अडॉप्ट किया, कश्मीर ने हाथों हाथ लिया। हिंदुइज्म का एक नया स्वरूप हमको देखने को मिलता है। साउथ इंडिया में भी आपको कश्मीर शैविज्म के लोग मिलेंगे, फॉलोअर्स मिलेंगे आज भी। देन 8th सेंचुरी में कारकोटा एम्पायर आता है। कारकोटा एम्पायर, ये कश्मीर वैली को रूल किए।
8th सेंचुरी में। टोटल 625 से लेकर 855 तक। वैष्णविज्म, ये भी हिंदुइज्म थे, देवर वैष्णवाज। इधर अभी तक देखिए कश्मीर शैविज्म, अब इन्होंने वैष्णवाज भगवान विष्णु के ढेर सारे श्राइन्स, यानी कि पूरे कश्मीर में मंदिर ही मंदिर। आज वो मंदिर आपको कहीं दिखेंगे नहीं। साथ ही साथ स्तूप चैत्य भी, कोई यहां पे सेक्युलर थे और किसी को कुछ यहां पे नहीं किया। तो ये चीज है। देन 855 जब कारकोता एम्पायर गया, तब उत्पल डायनेस्टी आई। उत्पल डायनेस्टी, अवंती वर्मन जो थे, उन्होंने थ्रोन को एसेंड किया। ये इन्होंने भी कश्मीर को राज किया। ये 855 से लेकर 1000 कॉमन एरा तक थे। अवंतीपुर, सूर्यपुर को इन्होंने बसाया। बहुत सारे हिंदू टेंपल बनाए इन्होंने, ढेर सारे मंदिर विष्णु शिव को डेडिकेट किया। बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज, ये एक तरीके से गोल्डन पीरियड रहा कश्मीर का। अवंतीस्वरा, अवंतेश्वरी स्वामी टेंपल आपको आज भी कश्मीर में देखने को मिलेगा, है ना। तो सबसे पहले रूलर थे अवंती वर्मन। देन देयर वाज लोहारा डायनेस्टी। ये भी हिंदू रूलर्स थे, खासा ट्राइब के। इन्होंने 1000 से लेकर 1320 तक लोहारा डायनेस्टी ने कश्मीर को रूल किया। समझे आप। तो हमको क्या पता चल रहा है, हमको यह पता चल रहा है कि 14th सेंचुरी आते आते तो इस्लाम का अता पता ही नहीं है। कहां से आया इस्लाम भाई, कहां से आया फिर बताओ। महमूद ऑफ गजनी इस्लाम लेके आया भारत में। महमूद ऑफ गजनी ने 2 अटेम्प्ट किए कश्मीर को जीतने के लिए, लेकिन महमूद ऑफ गजनी नॉर्थ में जीत गया था, जीता नहीं था, मतलब रेडिंग मारी थी, कश्मीर में हार गया था। क्योंकि भाई लोहारियों ने इतना जबरदस्त फोर्ट बनाया था, भगा भगा के मारा था इनको। अल्टीमेटली शाह मीर डायनेस्टी आई यहां पे 1346, 1356, जिसको कश्मीर सल्तनत भी बोला जाता है। यह चीज है लोहारा डायनेस्टी। देखिए इधर महमूद ऑफ गजनी और महमूद ऑफ घोरी ने जब भारत को जीता, तो अब 1320 की बात है ये। अलाउद्दीन खिलजी तगड़े राजा थे यहां पे, लेकिन अब फॉरेन इन्वेजन्स कश्मीर में होने लगे। सुहादेव थे लोहारा के आखिरी राजा, ठीक है, वो कश्मीर छोड़ के भाग गए। जब एक टर्किक मंगोल चीफ ने यहां पे इन्वेड किया, भयंकर खून खराबा कर दिया कश्मीर में, मतलब तबाही मचा दी यहां पे। तब एक तिब्बतन बुद्धिस्ट रिफ्यूजी थे कश्मीर के, जिनका नाम था रिंछाना। उन्होंने अपने आप को रूलर एस्टैब्लिश किया, रिंछाना ने। लेकिन बाद में ही वाज आल्सो कन्वर्टेड इनटू इस्लाम। कश्मीरियों का यही मानना है। कश्मीरियों की अगर फोकलोर की बात करें, वहां पे जो कथाएं हैं वो बताते हैं कि वो भी इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। लेकिन किसने उनको बोला था कि इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ? ये बोला था उनके मिनिस्टर शाहमीर। शाहमीर डायनेस्टी, जिसको कश्मीर डायनेस्टी भी बोला जाता है, पहला सुल्तान ऑफ कश्मीर बना और इसने कश्मीर सल्तनत को स्टैब्लिश किया, ठीक है। और यह शाहमीर डायनेस्टी 1561 तक चलेगी, 1339 से लेकर 1561 तक। अब यहां पे इस्लाम जो है इट वाज फॉर्मली स्टैब्लिश्ड, शाहमीर डायनेस्टी। तो यहां पे इस्लाम आया। बहुत सारे, क्या सभी, ज्यादातर लोग यहां पे कन्वर्ट हुए, कुछ नहीं भी हुए, कुछ हुए, कुछ नहीं भी हुए, लेकिन एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं थी। शाहमीर डायनेस्टी, ये सैवेजेस, कश्मीर सही तरीके से चल रहा था। एक दो रूलर्स को छोड़ दे जो बड़े कत्लेआम मचाते थे, ज्यादातर रूलर देवर वेरी सेक्युलर, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया भाई कश्मीर। यहां पे इन्होंने भी काफी अच्छे खासे डेवलपमेंट किया, ऐसा नहीं है कि मतलब बड़ा दिक्कत हुआ। तो 14th सेंचुरी में इस्लाम जो है, 14th सेंचुरी बोल रहा हूं मैं, 14th सेंचुरी में इस्लाम एक डोमिनेंट रिलीजन बन गया कश्मीर में। तो अब भाई देखिए, अब इस्लाम आएगा तो जाहिर सी बात है कि एक समय पे कश्मीर जो है इट वाज सेंटर फॉर संस्कृत, सेंटर ऑफ संस्कृत हुआ करता था, वो डिसअपियर हो गया धीमे धीमे। शेख नूरुद्दीन नूरानी, जो कि ऐसा बोला जाता है कि हिंदू ही थे, नंद ऋषि इनको बोला जाता था। बाद में ये आप समझ ही रहे हो। लेकिन सुल्तान से जो थे 1354 से लेकर 1470 तक काफी टॉलरेंट रहे, देवर सेक्युलर। सुल्तान सिकंदर था 1389 में, 1413 में, ये थोड़ा पागल टाइप का था। सुल्तान सिकंदर ने बहुत बैंड बजाई थी,
मतलब इसने बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिए, फोर्स्ड कन्वर्जन किए, इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ वरना टैक्स दो, मारा, मंदिरों को तोड़ा, ये एक एक्सेप्शन आया। लेकिन इसके बाद जैनुल आबिदीन आए, वो बढ़िया इंसान था, हर जगह से आर्टिस्ट को उसने बुलाया, सेंट्रल एशिया पर्शिया से, लोकल आर्टिस्ट कश्मीर से उसको बुलाया, वुड कार्विंग, शॉल, कारपेट वीविंग बहुत प्रॉस्पेरस हुई। तो एक दो रूलर्स को छोड़ दें तो ये कश्मीरी सुल्तान्स भी अच्छे थे, ठीक है। पूंछ और रजौरी जो है वो काफी डेवलप हुआ इसी दौरान, और कुछ कश्मीर में तो कुछ ऐसे जिले थे जो ऑटोनॉमस थे। 16th सेंचुरी के आसपास हिंदुओं का भी इंफ्लुएंस बढ़ा। हिंदू प्रीस्ट, क्या विश्वास करेंगे कि कश्मीर सल्तनत में हिंदू प्रीस्ट थे, लेकिन धीमे धीमे वो डिक्लाइन हुए, है ना, धीमे धीमे उनका डिक्लिनेशन शुरू हुआ, क्योंकि वही ना, पर्शियन ने संस्कृत को रिप्लेस कर लिया एज ऑफिशियल लैंग्वेज। पहले तो सब हिंदुओं के ही हाथ में था। देन मुगल जनरल मिर्जा मोहम्मद हैदर दुगलात, जो कि एक रूलिंग फैमिली काशगर में जो रूल करती थी उसी का ही मेंबर था, उसने 1540 में कश्मीर को इन्वेड किया। हुमायूं ने बोला था इन्वेड करो, हुमायूं की खुद ही यहां पे बैंड बजी हुई थी। तो अब यही है कि अब उसके बाद फिर 1580 से लेकर 1750 तक कश्मीर में मुगलों का राज रहा, मुगल्स ने रूल किया, ठीक है। अकबर, फिर शाहजहां, ये चीज है। औरंगजेब, औरंगजेब के बाद मुगल एम्पायर जो है यहां पे डिक्लाइन हुआ। देन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई, तो दुर्रानी एम्पायर आता है यहां पे 1752 से लेकर 1819 तक। दुर्रानी, मुगलों का अगेन यहां पे मुगल्स डिक्लाइन हुआ, और अफगान दुर्रानियों का यहां पे अहमद शाह दुर्रानी, जब उसने कश्मीर पे कंट्रोल लिया 1752 ने, तो उसने कुछ समय तक रूल किया, ठीक है। अब उस देखिए दुर्रानी है अफगानिस्तान का, तो यहां पे सुख जीवन मल ने दुर्रानी एम्पायर के खिलाफ रिबेल किया, लेकिन हालांकि इनको हार झेलनी पड़ी। तो उसके बाद फिर दुर्रानी के बिहार पे काफी एडमिनिस्ट्रेटर्स जो थे वो यहां पे थे। देन भैया 1799 में कुछ ऐसा होता है, सिख एम्पायर, महाराजा रंजीत सिंह सिख एम्पायर की स्थापना कर देते हैं। तो अब देखिए 1400 सालों तक किसका रूल था? 14 सेंचुरी तक, मतलब जब से भारत शुरू हुआ तब से 14 सेंचुरी तक किसका रूल था? हिंदुओं का, बुद्धिज्म, यहां पे सब फला फूला। कुछ समय के लिए, कितने समय के लिए? तकरीबन 300 सालों, 300-400 सालों के लिए यहां पे मुस्लिम रूल रहा। फिर से सिख रूल आया, सिखों ने रूल किया 1820 से लेकर 1846 तक। लेकिन अगेन वही है ना कि एंग्लो सिख वॉर हुई, और एंग्लो सिख वॉर में 1839 में आपको पता है महाराजा रंजीत सिंह का देहांत हुआ। जब तक महाराजा रंजीत सिंह थे तब तक तो भाई बहुत बड़ा, महाराजा रंजीत सिंह के बारे में देखिए, वो बहुत महान राजा थे। उन्होंने समझ लीजिए कि पूरा यूनाइट कर दिया था। वो भाई मॉडर्न अलेक्जेंडर थे। आप समझिए कि ऐसी बैंड बजाई थी। महाराजा रंजीत सिंह चाहते तो ब्रिटिशर को हरा देते वो, लेकिन ये उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। महाराजा रंजीत सिंह भारत के अखंड राजा हो सकते थे, लेकिन बहुत बड़ी गलती कर दी, ब्रिटिशर के साथ ट्रीटी साइन कर ली इन्होंने। झेलम के इस पार वाला तुम्हारा एरिया, तुम्हारा इधर वाला मेरा, सतलज वाला, सॉरी। अब ये बड़ी दिक्कत हो गई। अगर वही कह रहे ना, महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी जो थी ना, वो ब्रिटिशर से 10 गुना ज्यादा थी, 10 गुना नहीं 20 गुना ज्यादा। भगा भगा के मारते, और बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी थी कि ब्रिटिश पे कब्जा कर लेते जाके। ये ऐसा जोक बोल रहा हूं मैं, सीरियसली मत ले लेना, आंसर राइटिंग में लिख मत लाना, लेकिन मैं बता रहा हूं, लेकिन वही चीज है। तो अब हम ये देखते हैं कि गुलाब सिंह, डोगराओं का रूल चला भाई। अब 1700 मतलब 1846 में जब हम ये देखते हैं कि 1848 आते आते, मतलब एंग्लो सिख वॉर जब खत्म हुई, तो कश्मीर को गुलाब सिंह को, मतलब डोगराओं को भेज दिया गया, और डोगरा रूल चलता है यहां पे 1846 से लेकर 1947 तक, ठीक है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर भी इस समय साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। 75 लाख रुपए में ब्रिटिशर ने गुलाब सिंह को ये कश्मीर जो है वो बेच दिया था, ये चीज है। अब क्योंकि भाई डोगराओं के ऊपर एक तो ये है कि इनका रूल बहुत अच्छा था, दूसरा है कि भाई इन्होंने फिर इनका रूल बड़ा ऑटोक्रेटिक था, लोग काफी कश्मीरी काफी परेशान थे डोगराओं से। तो दो यहां पे हमको वर्जन देखने को मिलते हैं। रिवोल्ट ऑफ 1857 में भी डोगराओं ने ब्रिटिश का साथ दिया था,
ये चीज है। क्योंकि जब म्यूटिनियर्स ने बोला था कि भाई हमको थोड़ा सा आप हमको आप क्या रहना है, तो डोगराव ने मना कर दिया था। तो यही है कि डोगराव का रूल थोड़ा ऑटोक्रेटिक था, जिसकी वजह से 1900 में 1925 आते आते अब महाराजा रंजीत सिंह आ गए, रंजीत सिंह कह रहे हैं, हरि सिंह आ रहा है, राजा हरि सिंह, शेख अब्दुल्ला का उदय होता है। शेख अब्दुल्ला का उदय हुआ, उसके बाद फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। अब देखिए ये सब मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, तो इसमें मैं नहीं बताऊंगा। शेख अब्दुल्ला ने अपनी पार्टी बनाई। फिर आपको पता ही है कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो कश्मीर में बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई। राजा हरि सिंह ने बोला कि हम आजाद रहेंगे, क्योंकि एक ये था ना कि या तो भारत के साथ जाओ या फिर पाकिस्तान के साथ जाओ। इधर शेख अब्दुल्ला जो है वो भैया उनकी जो पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो लगातार पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी, क्योंकि शेख अब्दुल्ला को लगा कि भाई सबको साथ में लेके चलना है। तो उसके बाद फिर भैया ऐसा था कि जवाहरलाल नेहरू ने, शेख अब्दुल्ला के बहुत अच्छे दोस्त थे, तो जवाहरलाल नेहरू ने यह वादा किया था कि परेशान मत हो कि कश्मीर को हम थोड़ा सा ऑटोनॉमी ही देंगे। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान क्लेम कर रहा था कि कश्मीर हमारा है, और पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। अब फिर राजा हरि सिंह को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन साइन करना पड़ा, कश्मीर के लिए युद्ध छिड़ा। अब देखिए यही दिक्कत है कि यहां पे क्या हुआ था ना कि उस समय यूनाइटेड नेशंस नया नया बना था। अब भारतीय आर्मी आई, ठीक है, अक्टूबर 1947 में भारतीय सोमनाथ शर्मा को पहला परमवीर चक्र मिला। अब क्या हुआ था कि कश्मीरियों को खदेड़ दिया, यहां खदेड़ते खदेड़ते यहां चले गए, ठीक है। ये पूरा का यहां तक जो है वो कश्मीरियों को खदेड़ दिया गया। ये बात है दोस्तों जनवरी 1948। लेकिन उसके बाद जवाहरलाल नेहरू यूनाइटेड नेशन चले गए, ये एक गलतियों में उनकी शुमार है। और फिर ये वाला एरिया जो है ना, ये वाला एरिया, यहां हम चाहते तो पूरा कश्मीर का पूरा पाकिस्तान ले लेते, लेकिन वही चीज है कि यहां दिक्कत हो गई। फिर अब उसके बाद ये सीज फायर स्टैब्लिश हुआ, लाइन ऑफ कंट्रोल LOC। और उसके बाद अब यही है कि अब रेफरेंडम होगा। फिर यूनाइटेड नेशन ने ये बोला कि पहले पाकिस्तान अपनी आर्मी को हटाए, फिर भारत अपनी आर्मी को हटाएगा, और उसके बाद फिर यहां पे प्लेबिसाइट होगा। तो ये दिक्कत हुई। तो आज भी ये वाला एरिया जो है कश्मीर का, ये पाकिस्तान के पास है, जिसको पाकिस्तान कहता है कि ये आजाद कश्मीर है, और भारत कहता है, पूरी दुनिया कहती है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसको हम POK बोलते हैं। ओके, ये चीज है, बहुत बढ़िया। उसके बाद भाई फिर चीजें होती है। फिर अब शेख अब्दुल्ला आ तो जाते हैं, लेकिन 1953 में इनको जेल भेज दिया जाता है। जवाहरलाल नेहरू को जेल भेज देते हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के बहुत अच्छे दोस्त थे। लेकिन जब पता चला कि शेख अब्दुल्ला कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान अब हमेशा चाहेगा कि ये हमारे पास आ जाए, कश्मीर हमारे पास आ जाए, तो कई बार कश्मीर को तोड़ने की कोशिश करेगा। तो जब जवाहरलाल नेहरू को पता चला तो शेख अब्दुल्ला को जेल भेज दिया गया। वो समझिए 13 साल तक हाउस अरेस्ट में रहे हैं। और उसके बाद फिर शेख अब्दुल्ला वापस आया, फिर उन्होंने इलेक्शन लड़ा। फिर इधर 1975 में हम ये देखते हैं कि शेख इंदिरा अकॉर्ड साइन हुए। शेख इंदिरा अकॉर्ड का क्रक्स यही था कि भाई आप प्लेबिसाइट छोड़ दोगे। शेख अब्दुल्ला ने बोला बिल्कुल हम छोड़ देंगे, बदले में आपको हम चीफ मिनिस्टर बना देंगे, बस यही क्रक्स है, ठीक है। तो ये चीज हुई। उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि 1980s के बाद अब कांग्रेस और इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस काफी ज्यादा करीब आए। 1987 में इलेक्शंस होते हैं, कश्मीर के इतिहास का टर्निंग पॉइंट। 1987 में 1987 में जब इलेक्शंस हुए, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट बनाया गया। जितने भी आज जो आप देख रहे हैं ना, हिजबुल के कमांडर और JKLF के लीडर, सब के सब जितने भी लोग हैं, उस समय उन्होंने इलेक्शन लड़ा, ठीक है, कि डेमोक्रेसी से हम कश्मीर में आएंगे। लेकिन मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट को खाली 4 सीटें मिली, और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन था, ये जीत गए। अब उसके ऊपर आरोप ये लगे कि कांग्रेस ने घपला किया है। जीतते हुए हम यहां सारे के सारे मुस्लिम जो कैंडिडेट्स थे वो जीत रहे थे, इन्होंने हरवा दिया। उसके बाद 1987 से लेकर 1991 तक 4 साल कश्मीर एक अंधे युग में चला गया। मिलिटेंसी बढ़ गई, भारत सरकार का कश्मीर के ऊपर कंट्रोल खत्म। समझिए उस समय होम मिनिस्टर थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, उनकी बेटी रूबिका सईद को मिलिटेंट्स ने कब्जा किडनैप कर लिया। आप विश्वास करेंगे, भारत के होम मिनिस्टर की बेटी को किडनैप करके ले गए, और उसके बाद बड़ी मुश्किल से उन्होंने छोड़ा। कश्मीरी पंडितों को मार मार के भगाया गया। हॉरिफिक स्टोरी सामने आती है कश्मीरी पंडितों की, किस तरीके से मारा, किसी को काट रहे हैं, किसी को टांग रहे हैं, समझिए बुरी हालत, बहुत बुरी हालत। और कश्मीरी पंडित यहां पे 2000 सालों से रह रहे हैं, ठीक है। पर्शियन ओरिजिन, ऐसा बोला जाता है कि ये माइग्रेट हुए थे, इनका ओरिजिन पर्शियन, ग्रीक या जूइश भी हो सकता है ऐसा। लेकिन वही है कि फिर एक्सोडस ऑफ कश्मीरी पंडित, इस पर भी मेरा लेक्चर है, तो 1990s में हुआ। 1991 से लेकर 1996 तक जगमोहन ने किताब लिखी, बहुत ही शानदार,
जगमोहन उस समय कश्मीर के गवर्नर थे। द फ्रोजन टर्बुलेंस बहुत शानदार किताब है, आप देखिएगा। उसमें बताया क्या, तो पंडितों को मार मार के भगाया गया, फिर 1996 से लेकर फिर फाइनली नॉर्मलसी, क्या नॉर्मलसी तो नहीं, 1987 के बाद चीजें बिल्कुल गड़बड़ हो गई। कश्मीर में आतंकवाद बहुत ज्यादा बढ़ा और उसके बाद फिर आर्मी ने एक एक आतंकवादी को पकड़ पकड़ के मारा। अब अभी का स्टेटस आपको पता ही है कि अभी कश्मीर जो है वो वापस नॉर्मलसी की तरफ लौट रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये लेक्चर से। कश्मीर बहुत ही खूबसूरत है, कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, यहाँ के लोग बड़े प्यारे हैं, बड़े ही अच्छे हैं। मेरे बहुत सारे कश्मीरी स्टूडेंट्स भी हैं, बहुत ही बढ़िया। इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो कहते हैं कि सर मुझे हमको यूपीएससी निकालना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दे आर वेरी ईगर। देखिए आर्मियों ने भी कुछ गलती की, बाद में आर्मी ने अपनी गलती मानी भी, मतलब उसको ठीक किया, है ना। आर्मी भरोसा नहीं करती थी। आर्मी का क्या है ना कि भाई आर्मी का बहुत डिसिप्लिन काम होता है, वो टारगेट देखेगी मारेगी। आर्मी को ऐसे ट्रेन किया जाता है। आर्मी एक फैमिली की तरह है। शुरुआत में कश्मीरियों को समझ में नहीं आया और कश्मीरी दूर जाते रहे, लेकिन बाद में आर्मी ने चेंज किया, बाद में कश्मीरियों के साथ घुलने मिलने लगी है। और फिर कश्मीरियों ने भी आर्मियों को, ऐसा नहीं है कि बड़ी दुश्मनी है। अब चीजें काफी, वही बता रहा हूँ ना, नॉर्मलसी की तरफ आ रही है फिलहाल। वही मैं बता रहा हूँ कि कश्मीर बहुत ही खूबसूरत और भारत का अभिन्न हिस्सा है, और यहाँ के लोग भी। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। भाई इसको शेयर कर दो, खूब शेयर करो इसको जितना हो सके। और जो हमारे कोर्सेज हमने बनाए हैं उस पर एक्स्ट्रा 25% ऑफ है। कोर्स 25 कोड आपको यूज करना है। थैंक यू सो मच।